हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों के हल के बारे में। और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 से लेकर के और 9 प्रश्न तक हल करेंगे। इससे पहले वाले जो प्रश्न 1, 2 तथा 3 के हल हैं हमने पिछले वीडियो में कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है 0.99999 को प्रिय पानियों के रूप में व्यक्त कीजिए। और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो चलिए इसका हल देखते हैं। 0.999 को हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? देखिए, ये 0.99999, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.9 यानी 9 के ऊपर बार कर सकते हैं। अब मान लिया या माना कि x बराबर है 0.9 के ऊपर बार, अर्थात x बराबर है 0.999 ऐसे करके ये, और इसे हम समीकरण 1 मान लें। अब चूँकि दोनों तरफ देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक अंक जो 9 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा? इस समीकरण में समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यानी इस समीकरण जो 1 है इसके दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। इधर भी 10 से गुणा कर देंगे और इधर भी 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे x, और यहाँ हो जाएगा 0.9999 ऐसे करके इसको भी 10 से गुणा करेंगे। अब ये हो जाएगा 10x यानी 10x हो जाएगा। और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो ये दशमलव उठ करके यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999 और ये ऐसे रिपीट होता जाएगा। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या होता है कि इस समीकरण में से, यानी समीकरण 2 में से अगर हम समीकरण 1 को घटाते हैं तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो होगी, देखिए, समीकरण 2। अब यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण 2, यानी 10x बराबर 9.999 ऐसे। और समीकरण 1, ये रहा समीकरण 1, x बराबर 0.9999, इसको हमने यहाँ लिख दिया x बराबर 0.999 इस तरह से। अब इसे हम घटाएंगे, क्योंकि लिखा है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। यदि हम इस समीकरण 2 में से इस समीकरण 1 को घटाते हैं तो घटाएंगे, 10x में से x घट जाएगा, 9x बचेगा। और इधर 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, और दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा। 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 9x बराबर 9 आया हुआ है, यानी 9x बराबर आया 9, इसलिए हम x बराबर लिख सकते हैं 9/9। अब 9 से 9 कट करके यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। अब इस बात से हम आश्चर्यचकित क्यों ना हों कि क्या हम 1 का दशमलव प्रसार करें तो ये 0.999 के रूप में आएगा। तो भैया इससे हमें आश्चर्यचकित होना ही पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए इसकी सार्थकता यह है कि 0.999 यानी दशमलव के बाद अगर 5 से बड़ी संख्या कोई आती है और 3 से ज़्यादा बार आ जाती है तो उसको हम एक संख्या बढ़ा के लिखते हैं, उसका माना जा सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है दशमलव 0.99999 ये बराबर हो सकता है 1 के, ये 1 के बराबर हो सकता है, इसलिए इसकी सार्थकता यही हो गई। अब चलते हैं हम इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न पर। हाँ, तो हमारा 5वां प्रश्न है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। 1/17 का हम निकालेंगे दशमलव प्रसार। इसको करने के लिए हमें 1 को 17 से भाग करना होगा,
1 को 17 से भाग करना होगा तो यहाँ पर देखिए 1 कम है 17 ज़्यादा है, हम यहाँ दशमलव लगाते हैं अगर जो, तो यहाँ 1 0 बढ़ करके ये 1 की बजाय 10 हो जाएगा। अब भी 17 से अगर कम है तो हम यहाँ पर एक बार 0 बढ़ाएंगे, तो एक बार 0 यहाँ और बढ़ जाएगा। अब 17 का टेबल पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा न जाए, तो 17 को 5 बार जब हम टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा 85 यानी 85 आएगा। अब 100 में से अगर हम 85 माइनस करते हैं तो यहाँ हमारे पास बचेगा 15। अब दशमलव लगा हुआ है तो एक शून्य यहाँ फिर से बढ़ सकता है। अब 17 का फिर से पहाड़ा पढ़ना है कि ये जो है 150 से ज़्यादा ना जाए, तो हम 17 को 8 बार गुणा करेंगे, 17 8 136 होता है, और फिर इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ बचा 4 में से 3 माइनस करेंगे यहाँ 1 बचेगा। और फिर यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम फिर से एक बार 0 बढ़ाएंगे और इस प्रकार से इसे जो है भाग करते चले जाएंगे। फिर यहाँ माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 140 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा। और अब फिर 17 से 4 को भाग करना है तो फिर से दशमलव लगा हुआ है, हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 17 को 40 से भाग कर 17 से 40 को भाग करना है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17 दूना 34, यानी हम जब 40 में से 34 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा। दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ फिर से एक बार 0 बढ़ेगा, क्योंकि 17 से 6 को भाग करना था जो कि छोटा था, दशमलव लगा था, हमने 60 कर दिया इसको। अब 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि इस 60 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 3 51 होगा, 51 होगा ये। 60 में से 51 माइनस करेंगे 9 बचेगा। फिर देखिए 17 से इस 9 को भाग करना है और फिर यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ 90 कर देंगे और इसे भाग करेंगे तो 17 पचे 85 होगा। फिर यहाँ माइनस करते रहेंगे इसको हम, माइनस जब 90 में से 85 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। और फिर से इस 5 को 17 से भाग करना है तो हम यहाँ फिर से शून्य बढ़ाएंगे और इसको 2 बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 17 दूना 34। और अब इस 34 को 50 में से माइनस करना है तो 10 में से 4 जाएगी 6 बचेगा, और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगी 1 बचेगा, यहाँ बचा 16। अभी भी ये 17 से छोटा है, ये 17 से छोटा है तो हम फिर दशमलव लगा हुआ है यहाँ शून्य बढ़ा सकते हैं, 160 हो जाएगा। और 17 का पहाड़ा पढ़ना है जो है ये 160 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 को 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 9 153 होता है। तो 160 में से 53 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7। अब इस 7 को फिर से 70 से भाग करना है तो दशमलव लगा ही रखा था हमने ऊपर, तो दशमलव लगा रखा था तो इसलिए यहाँ पर जो है 70 हो जाएगा। अब 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 70 से ज़्यादा ना जाए तो 4 बार पढ़ेंगे, 17 चौके 68 होगा। अब इस चीज़ को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि स्पेस नहीं बचा है नीचे, तो यहाँ देखिए यानी हमने 70 में से जो है 68 को माइनस करना है, तो 70 में से 68 माइनस करेंगे 2 बचेगा। फिर 17 से इस 2 को भाग करना है तो हमने दशमलव लगा रखा था, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब 17 पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 का नाम 17 होता है। और फिर माइनस करेंगे तो 20 में से 17 माइनस करेंगे 3 बचेगा। फिर अभी भी 17 के पहाड़े से 3 नहीं कटेगा, यानी हम शून्य यहाँ दशमलव लगाए फिर से शून्य बढ़ाएंगे और 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 का नाम 17, 17 दूना 34 होता है। हम एक ही बार ले जाएंगे, 17 का नाम 17, तो अब 23 में से 17 घटाएंगे, 30 में से 17 घटाएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा शेषफल 13। इस 13 को भी 17 से भाग करना है, फिर नहीं भाग होगा तो हम दशमलव लगा ही है, फिर से 0 बढ़ा सकते हैं। 17 का पहाड़ा पढ़ें 130 से ज़्यादा ना जाए तो हम 7 बार इसको ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ हो जाएगा 119। अब 130 में से 119 माइनस करेंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा, देखिए 10 में से 9 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11 बचा। फिर इस 11 को फिर 17 से डिवाइड करना है, तो फिर से हम यहाँ दशमलव लगा रखे हैं, इसमें 110 कर देंगे। और अब 110 को भाग करना है 17 से, 6 बार ले जाएंगे, 17 छक्का 102 होगा। 110 में से 102 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ बचने वाला है 8, और फिर 8 को 17 से भाग करेंगे तो फिर से हमें दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 17 को पहाड़ा पढ़ना है कि 80 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 चौका यहाँ हम लिखेंगे एक बार 6 के बाद 4 और यहाँ हो जाएगा 68। 80 में से 68 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 12 और दशमलव लगा हुआ है, फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 17 को 7 बार जब हम फिर से टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 119, ये हो जाएगा 119। अब 120 में से 19 घटाने पर यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा शेष 1। अब देखिए चूँकि हमने 17 से 1 को भाग किया था तो इतनी बार ये अंक आता गया और
इसके बाद फिर से जब दोबारा हमें शेषफल 1 प्राप्त हो गया, इसका मतलब फिर से यही अंक यहाँ से रिपीट होगा। तो ये 1/17 का दशमलव प्रसार हुआ है। और इसमें ये कह रहा था कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति, यानी ये अंक यहाँ से फिर से इसकी आवृत्ति शुरू हो जाएगी। तो अधिकतम अंक कितने, अधिकतम अंक इसमें कितने हैं, यानी जो पुनरावृत्त खंड में है अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो इसे गिनेंगे हम। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक आ गए। यानी 1/17 का हमने दशमलव प्रसार कर दिया तो अधिकतम संख्या कितनी आ गई, दशमलव प्रसार के खंड में अधिकतम संख्या आ गई है 16, अधिकतम संख्या 16 हुई। तो इस प्रकार से एक बात और देख लीजिए कि यदि हम जैसे 1/17 को हमने 1 को 17 से भाग किया तो 16 आया। अगर इसी प्रकार से हम 1 को 19 से भाग करेंगे तो 17 में से, जैसे 17 एक गिनती है, 17 में से 1 कम अंक आता है। तो ऐसे 19 को जब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो आपको ये दशमलव के बाद में इस 19 से 1 को भाग करोगे तो दशमलव के बाद में 18 संख्या मिलेगी। इसी तरह से यदि हम 1 को 23 से भाग करेंगे तो आपको 22 अंक मिलेंगे। 22 अंक के बाद ये फिर से आवृत्ति करेगी। तो इस प्रकार से यह आपका उत्तर हो जाता है। चलते हैं हम इसी प्रश्न के प्रश्न नंबर 6 पर, इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 6 पर। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है P/Q यानी Q की जगह पर शून्य न हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। इसमें P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है लेकिन Q शून्य नहीं होना चाहिए और जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जैसे और एक शर्त और दी गई है कि जिनका शांत दशमलव प्रसार है, मतलब जिनका दशमलव प्रसार करें तो शांत आ जाए। तो हम एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जैसे 1/2, हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे, तो 1 को 2 से भाग करेंगे। जब 1 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो यहाँ हो जाएगा 10। और अब ये शून्य आ गया, इसका दशमलव अगर शून्य आया तो ये शांत दशमलव प्रसार है। तो ये हो गया शांत। तो एक संख्या तो ये हो गई हमारी। इसी तरह से दूसरी संख्या हम और ले लेते हैं। हमने एक दूसरी संख्या ले ली, 1/4 ले ली। अब 1/4 को हम फिर से दशमलव प्रसार करेंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लगाना पड़ेगा दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा 10। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, 10 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 दूनी 8 होगा और 10 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। और अब इस 2 को 4 से भाग करेंगे तो चूँकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो इसे हम एक जीरो बढ़ा कर इसे 20 कर सकते हैं। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना जाए तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। और अब ये जो है यहाँ दशमलव के बाद आया 2 अंक और ये हो गया शांत, यानी अगर ये शांत हो गया तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि इसका शेषफल हो गया 0। इसी प्रकार से इसने कहा अनेक उदाहरण लीजिए, तो आप अनेक उदाहरण ऐसे और ले सकते हैं। जैसे हमने दूसरा उदाहरण लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 2/5, तो इसका हम दशमलव प्रसार करते हैं। यहाँ 2 और यहाँ 5 दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। और 5 को 4 बार गुणा करेंगे 20 आएगा। इसको घटाएंगे तो इसका शेषफल 0 आएगा। अब ये भी शांत है तो यहाँ हो जाएगा 0.4। और अब देखिए, क्योंकि 1/2, 1/4, 2/5 ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं और Q की जगह पर 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये तो शर्त इस पर संतुष्ट करती है, इसे संतुष्ट करती है। अगली शर्त है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, मतलब ये ऐसी दो संख्याएं हैं जो केवल 1 से कट सकती हैं। ये भी 1 से ऐसी कट सकती हैं, दूसरी संख्या से नहीं कट सकती। इनका घनिष्ठ गुणनखंड यानी इनका HCF केवल 1 है। ऐसे इनका भी 2/5 का HCF भी 1 ही है।
तो यहाँ पर जो ये कंडीशन और जो आगे वाली कंडीशन यहाँ तक दी गई है, यहाँ तक वो तो संतुष्ट करती है। और अगला कंडीशन है जिसका शांत दशमलव प्रसार है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन सब का दशमलव प्रसार शांत आया। तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब ये जो Q लिखा आपने, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो इसको कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 2 लिखा है यानी 1/2, यदि हर यानी जो Q है उसका गुणनखंड, जैसे यहाँ 1/2 है, अगला हमने लिया था 1/4, अगला हमने लिया था 1/5। तो यदि हम गुण की बात करें, यदि Q का गुणनखंड 2 की घात में हो अथवा 5 की घात में हो या दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1 और यहाँ 5 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0 है। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 2 है और यहाँ हम 5 की पावर 2 से गुणा कर दें और यहाँ भी 5 की पावर 2 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 25 से करना 25 और 2 2 ये हो गया 2 पंचे 10, 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, यानी 10 की पावर 2 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 5 की पावर, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, 5 की पावर 1, यहाँ भी 5 की पावर 1। इस प्रकार से संख्याएं हैं। तो यानी Q बराबर हो सकता है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार केवल अपरिमेय संख्या के होते हैं। तो हमें अपरिमेय संख्या के 3 अपरिमेय संख्या के उदाहरण लिख देने हैं, बस इसका आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है, ये चीज़ हम पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 संख्याएं लिखने हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो हम कोई 3 अपरिमेय संख्या लिख देंगे। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया √2, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो यह दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होता और कभी रिपीट भी नहीं होता। यानी इसका दशमलव प्रसार आता है 4.1, सॉरी ये आता है 1.414, ऐसे करके आता जाता है। इसका दशमलव प्रसार जब हम करेंगे तो आएगा 1.414 और ऐसे ये जो है आगे आता जाता है। तो इसलिए पहला उदाहरण ये हो गया। और दूसरा, ऐसे हम 3 ले लें यानी अपरिमेय संख्या ले लें, इसका भी दशमलव प्रसार करेंगे तो ये अनवसानी अनावर्ती होगा, यानी कभी शांत नहीं होता है। और जैसा कि आप पाई जानते ही हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका भी दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लेकर इसे बता सकते हैं। और एक दशमलव प्रसार का
अनवसानी अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है उसका एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद में पहले आया 1 0, फिर आया 1 0 0, फिर 1 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1। इस तरह से जब संख्या आएंगी तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे भी बोलेंगे हम कि दशमलव प्रसार इसका अनवसानी अनावर्ती है। तो यह भी आपका एक उत्तर होगा। और इस प्रकार से यह और ऐसे तमाम अनेकों अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। अब इसके बाद वाला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, यानी हमें 5 को 7 से भाग करना है। तो ये आ जाएगा, दशमलव लगाने पर यहाँ हो जाएगा 50, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 होगा, और इसे घटाएंगे 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा है यहाँ 0 हो जाएगा, एक बार गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7, यहाँ बचेगा 3, और इसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 2, घटाने पर फिर दशमलव लगाई है, शून्य बढ़ा देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, और अब 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 56, 4 बचा, फिर 0 बढ़ा करके 5 बार ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 35, अब बचा 5, फिर से 5 को 7 से भाग करेंगे, संख्या रिपीट होती चली जाएगी। तो एक संख्या तो आ गई, यानी 5/7 का दशमलव प्रसार आ गया 0.7142, और 9/11 के बीच 8 5 भी था, इसके बाद इसके ऊपर बार लगा देंगे, और इसी प्रकार 9/11 का दशमलव प्रसार करेंगे। तो अब हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो अगर हम 5/7 और 9/11 का दशमलव प्रसार करें तो उनके बीच की संख्याएं आएंगी, देखिए 0. हम लिख सकते हैं 7, इसके बाद 7 के बाद 5 आएगा, मानकर चलते हैं कि 7 के बाद 5 आया, फिर 0 आएगा, फिर एक बार 7 5 आएगा, फिर डबल 0 आएगा, फिर एक बार 7 5 आएगा, फिर 3 बार 0 आएगा, फिर एक बार 7 5 आएगा, फिर 4 बार 0 आएगा। इस प्रकार से एक संख्या तो हो गई। इसके बाद हम दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं कि 9/11 से पहले पहले संख्याएं हैं, उससे पहले लिखेंगे तो आ जाएगा 0.85 1 0, फिर 85 डबल 0, फिर 85 ट्रिपल 0, फिर 85 4 बार 0, ये आएगी संख्या। और इसी तरह से आप अनेकों संख्याएं किसी दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलते हैं हम अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए, ये पहला भाग है हमारा √23। यदि हम इसका दशमलव प्रसार करते हैं तो इसका दशमलव प्रसार आ जाता है अनवसानी अनावर्ती, मतलब जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती आता है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसलिए अगर हम इसका दशमलव प्रसार करके देखेंगे तो वह अनवसानी आवर्ती आएगी, और इसे हम P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय है। इसका हम अंडर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 15, क्योंकि 15 को 15 से गुणा करने पर 225 होता है। ये परिमेय संख्या है। अगला भाग है 0.3796। हम इसे लिख सकते हैं कि 3796 अपान करके यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाता है। तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 अंक है, तो हम यहाँ पर 1 लिखने के बाद 4 0 बढ़ाएंगे और फिर इसे काट देंगे, तो काटते चले जाएंगे। इस प्रकार से यह हो जाएगी परिमेय संख्या P/Q के रूप में ये है। इसको देखिए, यहाँ पर लिखा है 7.4